रंजना जी को शुगर की बीमारी हो गई थी। इस कारण उनको भूख बहुत लगती थी, लेकिन बहू उनकी इस बात से बहुत गुस्सा हुआ करती थी, क्योंकि रंजना जी बार बार खाने को मांगा करती थी। लेकिन बहू अपनी सास को बार बार खाने को कुछ देना नहीं चाहती थी। रंजना जी ने कई बार भी अपनी बहू से भी कहा, बहू न जाने क्यों मुझे बार बार भूख लगती है, मेरा डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करा दो। लेकिन बहू नहीं सुनती। तब कहीं जाकर रंजना जी अपनी बेटी को यह बात बताती हैं। तब बेटी इस बात को समझती है और अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। तब कहीं पता चलता है कि रंजना जी को शुगर की बीमारी हो गई है। इस कारण उन्हें बार बार भूख लगती है। सुबह के 10 बज चुके थे। रंजना जी को बहुत तेज भूख लग रही थी। बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि बहू कुछ बनाकर देगी तब खाऊंगी, लेकिन बहू अंदर कमरे में बैठ कर के फ़ोन चला रही थी। तो वह खुद ही जा कर के देखने लगती हैं कि कुछ खाने को रखा हो तो वह खा लें, और पहले चाय बनाती हैं और फिर डब्बे में रखे नमकीन बिस्कुट ढूंढने लगती हैं, लेकिन उन्हें सारे डब्बे खाली दिखाई देते हैं। उन्हें उनमें कुछ भी नहीं मिलता है। तब तक खटपट की आवाज़ सुनकर बहू भी किचन में आ जाती हैं, और जब वह देखती है कि माँ डब्बे खोल खोल कर देख रही हैं, तब बहू चिल्लाकर कहती हैं, अब मुझे समझ में आया कि सारा सामान इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो जाता है। तुम खाकर ख़त्म कर देती हो। बहू को इतने गुस्से में देख करके हाथों से चाय का कप छूट जाता है और ज़मीन पर गिरकर टूट जाता है। अब बहू और गुस्से में हो जाती है और तुम चिल्लाती हुई कहती है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? आपने इतना महंगा कप तोड़ दिया। आपको शर्म नहीं आई है? अपने ही घर में नमकीन बिस्कुट की चोरी करते हुए। बहू ने जोरदार हंगामा कर दिया। अब नुकसान किया है तो पूरे घर की सफाई भी करो। फैला के रख दिया है, फटाफट से इन कांच के टुकड़ों को हटाइए, नहीं तो यह मेरे पैरों में लग जाएगा। हद होती है लापरवाही की। बूढ़ी हो गई हो, पर आपकी हरकतें तो बच्चों से भी ज़्यादा हो गई हैं। आप तो बच्चों से भी ज़्यादा घर में काम फैलाती हैं। रंजना जी बहू की जली कटी सुन करके दुखी हो जाती हैं और अपने कमरे में आकर के चुपचाप बैठ जाती हैं। उस दिन रंजना जी अपने कमरे से खाना खाने के लिए भी नहीं निकली। शाम को अपना मन हल्का करने के लिए नीचे पार्क में चली गईं। वहाँ पर बच्चे खेलते थे। बच्चों की आवाज़ सुन करके उनका थोड़ा मन लग जाता है। रंजना जी के पति 2 साल पहले ही उनको छोड़कर चले गए थे। जब तक पति साथ थे तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उनके पति के ही नाम थी। बहू अपने ससुर के आगे पीछे सेवा करती रहती थी, तो रंजना जी को भी टाइम टेबल से खाना खाने को मिलता रहता था। लेकिन अब बहू के बच्चे तो थे नहीं, तो बहू भी एक बार सुबह बनाती थी और एक बार रात को खाना बनाती थी। सुबह बन जाने के बाद पूरा दिन रंजना जी खाली पेट ही निकालती थी, क्योंकि 12 बजे तक उन्हें फिर से भूख लग जाती थी और रात का खाना उन्हें 6 बजे मिलता था। अगर वह शाम को 6 बजे खा लेती थी तो रात को 10 बजे तक उन्हें फिर से भूख लग जाती थी। वह अपने पति को बहुत याद कर रही थी कि मुझे अकेला
छोड़कर चले गए, मुझे भी अपने साथ लेकर के चलते। मुझे इधर नहीं रहना। पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतनी भूख क्यों लगती है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए वह सीधे पार्क में आ जाती है। पार्क में उनकी ही उम्र की और भी औरतें बैठी होती हैं। वह वहाँ अपनी बातें करती हैं। पार्क में उनकी एक सहेली मालती भी होती है। वह भी उनकी ही उम्र की हैं। वह दोनों आपस में बातें करती हैं, अपनी उम्र की समस्याओं पर चर्चा करती हैं, तो थोड़ा उनके मन का दुख हल्का हो जाता है। रंजना जी अपनी एक सहेली से पूछती हैं, राधिका जी, क्या तुम्हें भी अब थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है क्या? उम्र बढ़ने के साथ साथ हमें भूख बच्चों की तरह लगने लगती है और बार बार रसोई में जाकर कुछ खाने को ढूंढते हूँ तो अच्छा नहीं लगता। घर में बहू है तो वह मुझे इस तरह से किचन में कुछ ढूंढते हुए देख लेती है तो कहती है, चोरों की तरह खा रही हो। अब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अपने ही घर में परायों की तरह रहना पड़ रहा है। भूख लगी हो तो बहू के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है खाने के लिए। अतुल के बाबूजी थे तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस बुढ़ापे में मैं सठिया सी गई हूँ। और उनकी सहेली कहती है, रंजना जी, अब आपसे क्या बताऊँ, मुझे भी यह परेशानी होती थी। उस वक्त पति थे तो तकलीफ नहीं होती थी। जो खाने को मन करता था उनसे बोल देती थी, पर अब तो परायों से होकर रह रहे हैं। कुछ खाना होता है तो पहले घर में पूछना होता है। बहू बेटे के हिसाब से जो घर में बनता है वही खाना पड़ता है, चाहे पसंद आए या ना आए। जब से मेरे पति इस दुनिया से मुझे छोड़कर चले गए हैं तो दवाइयों को ही मैंने अपना भोजन बना लिया। सुबह सुबह मुझे बहुत भूख लगती है। रंजना जी की आंखें भर आईं। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बहन, मैं तो कहूँगी तुम एक अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो। अगर कोई समस्या होगी तो ख़त्म हो जाएगी। बार बार भूख क्यों लगती है? कभी कभी बुढ़ापे में किसी बीमारी की वजह से भी हमें बार बार भूख लगती है। क्या करें, बुढ़ापे में भगवान ने हमें बच्चा जो बना दिया। अब मैं आपको सही सलाह दे सकती हूँ कि आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लीजिए। ठीक है बहन, जब मेरा बेटा अतुल आएगा तो मैं उससे ज़रूर कहूँगी कि मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा दे। मुझे बार बार भूख क्यों लगती है? चलिए बहन, बहुत देर हो गई, अब तो फिर से भूख लगने लगी है। और दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं तो आकर पूजा करने चली जाती हैं। पूजा करके आई हैं तो अपनी बहू से कहती हैं, अगर तुमने कुछ खाने को बनाया हो तो दे दो, बहुत भूख लग रही है। बहू चिल्ला कर कहती हैं, माता जी, आप भी हद करती हैं। अभी आप समय तो देखिए, कितना समय हुआ है। अभी तो शाम के 5 बजे हैं और अभी से आपको भूख लग गई। अगर अभी खाना खा लेंगी तो रात में आपको फिर से भूख लग जाएगी। अभी तो खाने में टाइम है। ऐसा करिए, आप सुबह की सब्जी और बची रोटी हैं, इसको खा लीजिए। अब तो मैं खाना रात को ही बनाऊंगी। जब आएंगे तो रात होते होते मुझे फिर से भूख ना लग जाए, इसीलिए मेरे लिए भी 2 रोटी रात में सेक देना। बहू बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कितना खाती हैं, पेट है या कुआं। बेटा, कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे सवेरे खाना खिला दिया था, जिससे मुझे दिन भर बहुत भूख लगती रही। इसीलिए मैं किचन में डब्बे में कुछ तलाश रही थी। मैंने तुम्हें नहीं जगाया, कहीं तुम परेशान न हो।
बहू पैर पटकते हुए अपने कमरे में जाने लगी। रंजना जी बोली, बहू मुझे भूख लगती है। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तुम उसके साथ भी इसी तरह से व्यवहार करती? अपनी सास की बातें सुन करके बहू एकदम से गुस्से में लाल हो जाती है और कहती है, मेरी माँ का तो आप नाम भी मत लीजिए, अपनी तुलना मेरी माँ से मत कीजिए। आप तो हर बात का गलत मतलब निकाल देती हैं। और जहाँ तक रही मेरी माँ की बात, वह समय पर खाती हैं। आपकी तरह दिन भर कुछ न कुछ खाने के लिए नहीं मांगती रहती हैं। उनको पूरे दिन आपकी तरह भूख नहीं लगती है। जो मिल रहा है चुपचाप बैठकर खा लीजिए, वरना यह भी नहीं दूंगी। रंजना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, मुझे नहीं पता बहू इतनी भूख क्यों लगती है। मैं खाना खा लेती हूँ, उसके 2-3 घंटे बाद ही मुझे भूख लगने लगती है और ऐसा मेरे साथ 3 महीने से हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। रंजना जी खाना खाकर अपने बेटे का इंतज़ार करने लगती हैं और उसे आने में देर हो गई तो वह सो जाती हैं। पर रात को जब बेटा घर आता है तो बहू उनको नमक मिर्च लगा करके सारी बात बताती हैं। बेटा कहता है, तुम तो जानती हो माँ की आदत, कुछ परेशानी हुई नहीं कि तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगा देती हैं और वहाँ से दीदी मुझे फ़ोन कर देती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अब तुम ही संभालो इस परेशानी को, मुझसे नहीं संभाली जाती हैं। अतुल की यह बातें सुनकर निधि मन में खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह रंजना जी खाली चाय पी रही थी। खाली चाय पीने से रंजना जी के पेट में जलन होती थी, पर बहू से कुछ कह नहीं सकती थी कि मुझे चाय के साथ 2 बिस्कुट भी दे दो बेटा। और बहू डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। रंजना जी सही समय देख करके अपने बेटे से अपनी समस्या के बारे में बताती हैं कि बेटा मुझे बहुत भूख लगती है, मुझे एक बार डॉक्टर को दिखा दो, पता नहीं इतनी भूख क्यों लगती है। माँ की इतनी सी बात सुनते ही बेटा माँ पर चिल्लाने लगता है। क्या माँ भूख भूख करती रहती हो? क्या तुम्हारी बहू खाने के लिए नहीं देती है? अब मैं घर देखूं कि बाहर देखूं, कहाँ कहाँ देखूं? अगर मैं घर में लगा रहूँगा तो पैसे कैसे कमाऊँगा? इतना कहकर वह घर से बाहर निकल जाता है। चैन से खाने भी नहीं देती हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर रंजना जी चुपचाप बैठ जाती हैं। वह कुछ नहीं कहती हैं। अपने बेटे से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद रंजना जी की बेटी का फ़ोन आया। माँ कैसी हो? नाश्ता पानी हो गया? भाई तो दफ्तर चला गया होगा और भाभी क्या कर रही हैं? इतने दिन हो गए आपने फ़ोन भी नहीं किया। अगर मैं आपको फ़ोन ना करूं तो आप उधर से मुझे फ़ोन भी नहीं करती हैं। माँ की आंखों में आंसू गालों पर आ गए तो उधर से उनकी बेटी नमिता घबरा गई और बोली, आप क्यों रो रही हो माँ? कोई बात है तो बताओ। तो रंजना जी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभालते हुए बोली, अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं, बस कुछ दिनों से तुमसे बात नहीं हुई थी तो इसलिए तुमसे बात करके दिल भर आया है। नमिता बोली, माँ आप मुझसे कब से बातों को छुपाने लगी हो? अगर कोई बात है तो मुझे ज़रूर कहो। अब आप बताइए क्या बात है? तो रंजना जी कहती हैं,
पता नहीं बेटा मुझे क्या हो गया है, बहुत भूख लगती है, बार बार खाने का मन करता है। सुबह नाश्ता कर लेती हूँ तो दोपहर में खाने का मन करने लगता है। तो बेटी बोली, बस इतनी सी बात है तो इसमें इतनी परेशान होने की क्या ज़रूरत है। मैं आपको इसका उपाय बता देती हूँ। मैं यहीं से आपके लिए कुछ मठरी लड्डू बनवा कर भिजवा देती हूँ। उसे आप अपने कमरे में रख लो और जब आपको खाना खाने के बाद बीच में भूख लगे तो आप मठरी और लड्डू को खा लिया करो। और मैं भाई को बोल दूँगी कि वह एक बार आपको डॉक्टर को दिखा दे और आपके टेस्ट करवा ले। एक बार आप अपना डायबिटीज़ का टेस्ट भी करवा लीजिए। रंजना जी ने डरते हुए कहा, भाई से कुछ मत कहना, वह अपने ऑफिस के काम से बहुत परेशान रहता है। फालतू में बात ही बढ़ जाएगी और घर में फालतू में ही कलह हो जाएगा। मुझे वह नहीं चाहिए। पता नहीं भगवान मुझे क्यों रखे हुए है, मेरी कोई ज़रूरत भी नहीं है फिर भी। और फिर से रंजना जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो नमिता कहती है, माँ कैसी बातें कर रही हो, अगर कोई बीमारी है तो कोई समस्या है तो उसका निदान भी होगा। यह तो नहीं है कि आप उस समस्या के चक्कर में जीना ही छोड़ दें। क्या बात है, आप भाई से और भाभी से बात करने में इतना डर रही हैं? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। फिर 2 दिन बाद नमिता ने अपनी माँ के पास मठरी और लड्डू बना करके भेज दिए। लेकिन जब बहू ने यह सामान देखा कि ननद ने इतना सारा खाने पीने का सामान माँ जी के लिए भेजा है तो वह गुस्से से तिलमिला गई और बोली, क्या माँ जी, आपने अपनी बेटी से शिकायत लगा दी क्या? मैं आपको खाने के लिए नहीं देती हूँ क्या? मैं आपको भूखा रखती हूँ? तो रंजना जी बोली, बेटा मैंने नमिता को नहीं कहा था कि तुम यह सब सामान भेजो, उसने खुद ही भेज दिया है, मैंने तो मना किया था। इतना कह करके रंजना जी अपने कमरे में चली गईं। दोपहर में जब खाने का समय हुआ तो नमिता ने अपने भाई को फ़ोन लगाया और अपनी माँ की सारी समस्याएं भाई को बताई। तो अतुल ने गुस्से में कहा, दीदी मैंने कोई अस्पताल नहीं खोल रखा है, जब देखो तब अस्पताल ले जाकर दिखाता रहूं। और अगर आपको माँ की इतनी चिंता है तो आकर के ले जाइए और अपने पास या फिर इधर आ जाइए और उनकी देखभाल करिए। भाई की बात सुनकर नमिता बोली, भाई आप कैसी बातें करते हो, माँ की उम्र हो गई है, इस उम्र में यह सब लगा रहता है, थोड़ी बहुत बीमारियाँ तो लगी रहती हैं। मैं कल ही मायके आ रही हूँ, आप किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जा कर के उनको दिखा दीजिए। यह बात तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, माँ मेरे पास नहीं आएगी। अगले दिन नमिता घर आई हैं और माँ के सारे टेस्ट वगैरह करवाती हैं, ब्लड सैंपल दे देती हैं। 2 दिन बाद रिपोर्ट आई है तो सच में रंजना जी को शुगर निकलती है, जिसके कारण पता चला है कि उन्हें बार बार भूख लगती है और वह बार बार वॉशरूम जाती हैं। जब माँ की बीमारी के बारे में बहू को पता चला तो उसने सोचा कि अगर हम अभी भी माँ के साथ गलत बर्ताव करेंगे तो दीदी सारी रिश्तेदारी में हमारी बुराई कर देगी। और माँ को सच में प्रॉब्लम थी, हमने ध्यान नहीं दिया और माँ के पास पिता जी की सारी प्रॉपर्टी है। अब हमें
बात को बहुत ही सावधानी से संभालना होगा। ऐसा ना हो कि नमिता घर में बात को बढ़ा दे, इसीलिए थोड़ा आराम से बात करनी होगी। फिर बहू और बेटा माँ के पास गए और बोले, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी को समझ नहीं पाए। अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैंने तुम्हारी बहू को भी समझा दिया है। माँ जी आप कहीं मत जाइए, इसी घर में रहिए, क्योंकि बहू और बेटे को पता था कि पिताजी के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम ही है। अगर माँ चली गई तो माँ की प्रॉपर्टी भी चली जाएगी और वह हमें पैसे खर्च के लिए नहीं देंगी। इसलिए बहू और बेटे उनके पैरों में गिर पड़े। लेकिन अब माँ जी कहाँ मानने वाली थी। वह तो बहुत दिनों से यह सब देख रही थी, महसूस कर रही थी कि बहू बेटे अब उनके नहीं रहे, पराए हो गए हैं। अपने ही घर में उन्हें बहू और बेटे से रोटियां मांग मांग कर खानी पड़ती हैं। जब आज मेरे पास पति की पेंशन और प्रॉपर्टी है तब मेरा यह हाल है। अगर यह सब कुछ मेरे पास नहीं होता तो बेटा तुम मेरे साथ क्या करते? फिर तो तुम मुझे भूखा ही मार देते। रंजना जी के गुस्से को देखकर बहू भी बात संभालने के लिए आगे आई और बोली, माँ जी इनसे कुछ मत कहिए, सारी गलती मेरी है। मुझे जो सज़ा देंगी मुझे मंजूर है। तो रंजना जी बहुत उदास हो करके बोली, बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो बहू से क्या कहना, अपना बेटा ही पराया हो गया। वहीं अपनी माँ के दुख दर्द को नहीं समझ पाया तो बेटा तुम तो दूसरे घर से आई हो, तुमसे तो ज़्यादा हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। रंजना जी बोली, बहू देर हो चुकी है, माफ़ी मांगने का समय निकल चुका है। अरे जब अतुल छोटा था तो उसके बिना बोले ही मैं उसकी भूख और प्यास समझ जाती थी। बच्चों को कब भूख लगी है, कब उसको खाना खाना है, कब पानी पीना है, एक माँ को अच्छी तरह से पता होता है। वह रोने से पहले ही अपने बच्चे का पेट भर देती है। पर बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप के मांगने पर भी रोटी नहीं देते हैं। उनको क्यों नहीं समझ आता कि बुढ़ापा भी बचपन से कम नहीं होता है, बुढ़ापे में भी बच्चों की तरह भूखे लगती हैं। तुम दोनों ने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। अगर अपने ही घर में मैं कुछ खाने के लिए रसोई में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं चोरी कर रही हूँ, चोरी करके खा रही हूँ। ऐसे बच्चों का क्या फ़ायदा। मैं अब तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। तभी बहू गुस्से में आ जाती है और कहती है, तो क्या आप नमिता दीदी के घर जाएंगी? क्या आप अपनी बेटी के ससुराल में रहेंगी? आपको शर्म नहीं आएगी उनके ससुराल में रहते हुए? लोग आपसे क्या कहेंगे कि बेटे बहू का घर छोड़ करके आप अपनी बेटी के घर रहने गई हैं? तो रंजना जी उससे कहती हैं कि नहीं, मैं नमिता के घर नहीं जाऊंगी, तुम लोग इस घर से जाओगे, क्योंकि यह मेरा घर है। यह तुम दोनों का घर नहीं, मेरे पति का घर है। मैं अपने पति के घर में रहूंगी। अब तुम लोग 10 दिन में इस घर को खाली करने का इंतज़ाम कर लो, अपने लिए कहीं और रहने के लिए जगह देख लो। मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी। यह मेरा घर है, मैं इसी घर में रहूंगी। मेरे पति का घर है, मेरी पति की प्रॉपर्टी है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाना है तो यह दोनों इस घर को छोड़कर जाएं। जब अपनी माँ के इस तरह की बातें सुनी तो बेटे बहू दोनों ही हैरान रह गए। रंजना जी कहती हैं, बेटा मैं तुम दोनों को 10 दिन का समय देती हूँ। 10 दिन में मेरे घर को खाली कर देना और जहाँ चाहें वहाँ रहना।
पर इस घर में मत रहना। मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी, अपने हिसाब से खाऊंगी। इतना कह करके अपने कमरे में चली जाती हैं और अपने वकील को फ़ोन करके बुला लेती हैं और सारी वसीयत को तैयार करवा देती हैं। रंजना जी ने बेटे से कहा कि मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूँ कि तुम्हारे मुंह से खाने का निवाला छीन लूँ। मैं अपना बाजार वाला घर तुम्हारे नाम कर रही हूँ और अपनी आधी संपत्ति को वृद्धाश्रम के नाम दान कर चुकी हूँ और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। इतना कह कर के रंजना जी पार्क में टहलने के लिए चली गईं। रंजना जी ने अपनी देखरेख के लिए एक कामवाली रख ली जो कि उनके कामों में भी हेल्प करती थी और दवाइयों का भी समय पर ध्यान देती थी। इस तरह से रंजना जी अपने ही घर में बहुत अच्छी तरह से ठाठ बाट से रहने लगी। अब उन्हें रोटी के लिए अपनी बहू पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। वह जब चाहे जो खाना चाहे खा सकती थी। रंजना के बेटा और बहू अपने किए पर बहुत पछता रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के साथ जो किया उस बात का उन्हें पश्चाताप था। लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। रंजना जी ने अपना फैसला ले लिया था, जहाँ तक कि अपनी ज़मीन जायदाद हर चीज़ की वसीयत भी बनवा ली थी। रंजना जी सोचती हैं कि अगर उनकी बेटी ने उनके साथ न दिया होता तो वह आज भी घुट घुट कर जी रही होती। तो दोस्तों, रंजना जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।